नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडिशन ओरिजिन में। दोस्तों आज हम सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में 100% आने की संभावना है। तो आज हम सारे इस चैप्टर का ठोस अवस्था का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं एकदम फास्ट में। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन है ठोस अवस्था का। बेरवादार ठोस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो आप समझो बेरवादार ठोस क्या होता है। बेरवादार ठोस उसको बोलते हैं कि वैसे ठोस जिसका एक और निकनेम कह सकते हो अक्रिस्टलीय ठोस। बेरवादार ठोस मतलब अक्रिस्टलीय ठोस और रवादार ठोस का मतलब क्रिस्टलीय ठोस। तो बेरवादार ठोस वैसे ठोस जो नियमित यानी अक्रिस्टलीय ठोस जिसका नियमित और निश्चित संरचना नहीं है, यानी जिसका अनियमित और अनिश्चित पैटर्न हो, उसको अक्रिस्टलीय यानी बेरवादार बोलेंगे। और रवादार ठोस वैसे ठोस जिसकी अवयवी कणों का निश्चित और नियमित संरचना है, उसको क्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस के नाम से जानेंगे। तो बेरवादार ठोस कौन सा है? बेरवादार ठोस का उदाहरण इसमें क्या होगा दोस्तों? रबर। क्या होगा इसका आंसर? रबर। रबर बेरवादार ठोस का उदाहरण होगा रबर। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? यहां पे अगर हम बात कर ले उदाहरण का, एग्जाम्पल की, तो देखो प्लास्टिक हो गया, उदाहरण आप याद रखना, प्लास्टिक, रबर, कांच। कांच में सभी प्रकार के कांच, कांच यानी ग्लास बोल सकते हो, ग्लास, कांच हो गया, ग्लास। ग्लास में सभी प्रकार के ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, पायरेक्स ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सारे के सारे कैसे ठोस हैं? ये सारे के सारे क्या है? बेरवादार। कैसे है? बेरवादार ठोस है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल होंगे आप समझो सबको रवादार ठोस है। तो बेरवादार ठोस क्या होंगे? रबर। बेरवादार ठोस होंगे हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये तीनों है रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस जिसको बेरवादार भी बोल सकते हो? तो बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय। तो प्लास्टिक, रबर, कांच, ग्लास, ग्लास में सभी टाइप के। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? NaCl, ZnS, कांच, सिलिकॉन कार्बाइड। ये जो कांच है, कांच कैसा ठोस होगा? अक्रिस्टलीय ठोस होगा यानी बेरवादार ठोस होगा। अगला SCP कार्यशील में परमाणुओं की संख्या। देखो ये सारे सवाल पूछे गए हैं और ये काफी ज्यादा बार बराबर आते हैं सवाल, ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मैंने छाट के लाया है। क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सारे क्वेश्चंस मैंने छाट के लाया है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि सारे इकाई सेल का हमने एक टेबल बना रखा था, उसी टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। अब देखो SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो उसमें पिछले वाले टेबल वीडियो में आपने टेबल देखा होगा, तो उसमें SCP का परमाणु की संख्या कितना पड़ा था? SCP परमाणु की संख्या होती है 6। SCP इकाई सेल में SCP मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो अवयवों यानी परमाणुओं की संख्या होगी हमेशा कितना होगा? 6। रवादार ठोस, रवादार ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस। तो रवादार ठोस इसमें कौन होगा? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, रवादार ठोस का उदाहरण है। अब देखो कांच और रबर, कांच और रबर कैसा है? कांच और रबर कैसा है? बेरवादार। तो नन ऑफ दिस तो एक ऑप्शन तो है ही नहीं। बाकी हीरा, हीरा कैसा ठोस होगा? रवादार ठोस है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण है कांच और रबर, सॉरी हाँ, कांच और रबर बेरवादार ठोस और हीरा क्या है आपका? रवादार ठोस। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में कौन बेरवादार ठोस है? निम्न में कौन बेरवादार ठोस है? तो उदाहरण देख लो, प्लास्टिक, रबर, कांच, ग्लास। ग्लास में सभी प्रकार के ग्लास। तो कौन बेरवादार ठोस है? ग्रेफाइट कैसा? रवादार। क्रोमेलम रवादार। क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास आपका कैसा है? बेरवादार ठोस है। तो ग्लास में सभी प्रकार के बेरवादार, क्वार्ट्ज ग्लास, पायरेक्स ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सारे के सारे ग्लास कैसे होंगे? रवादार होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का रवाकरण यानी जो क्रिस्टलीकरण जिसको बोलते हो, एक धातु का रवाकरण SCP संरचना में होता है। कैसा संरचना होता है? SCP। एक धातु का रवाकरण SCP संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है। कोऑर्डिनेशन संख्या जिसको आप बोलते हो उपसहसंयोजन संख्या। तो टेबल में याद कर लो, पिछले वीडियो में टेबल हमने बना रखा, उस सारे में आपको इसके ऑब्जेक्टिव के हेल्प काफी मिल जाएंगे उस टेबल से। तो बार बार कह रहा हूं कि पिछले वीडियो आप जाके देखो, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम है सारे का मैंने टेबल बना दिया। आपको टेबल पढ़ लो, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाएगा। देखो एक धातु रवाकरण SCP संरचना में होता है
तो एससीपी संरचना में अगर वो धातु है तो उस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उप सहसंयोजन संख्या। अगर एससीपी संरचना में क्रिस्टलीकृत हो रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। कितना हो जाएगा उसका? 12। राइट आंसर इज द डी। क्लियर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा जोड़ा क्रमशः चतुष्फलकीय भॉइड और अष्टफलकीय भॉइड बनाता है? तो याद रखना, चतुष्फलकीय भॉइड हमेशा एससीपी बनाएगा और अष्टफलकीय भॉइड हमेशा सीसीपी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलकीय भॉइड हमेशा कौन बनाता है? एससीपी, और अष्टफलकीय भॉइड हमेशा कौन बनाता है? सीसीपी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, बीसीसी का सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होगा? जब तक आप पिछले वीडियो वाला टेबल नहीं पढ़ोगे तब तक ये सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। और देखो मैक्सिमम क्वेश्चन ये आपकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टेबल से हैं। ये देखो, बीसीसी का सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होता है? तो बीसीसी में खाली स्थान की बात करने से पहले उसका संकुलन क्षमता जान लो। बीसीसी का पहले संकुलन क्षमता का मतलब हुआ कि अगर बीसीसी का सेल है तो उसमें जो अवयव प्रेजेंट है वो कितना स्थान घेरे है, उसी को आप बोलते हो संकुलन क्षमता। तो जितना स्थान घेरा है वह संकुलन क्षमता और जितना खाली है वो मुक्त खाली स्थान। तो बीसीसी में संकुलन क्षमता होता है कितना? 68%। कितना होता है? 68%। अब बाकी के 32% खाली स्थान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि बीसीसी का सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होगा? तो 32%। 68% उसका संकुलन क्षमता होता है, यानी पूरा भरा हुआ जगह, बाकी के खाली जगह 32% होंगे। तो बीसीसी का सेल में मुक्त खाली स्थान 32%। एफसीसी जालक का संकुलन क्षमता, एफसीसी जालक का संकुलन क्षमता कितना परसेंट? 74%। क्लियर है? तो आप इसको एक लाइन में याद रखो, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं। एफसीसी का जालक का संकुलन क्षमता 74%। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, रवा में मतलब ठोस में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? यानी जब अगर आपके पास कोई ठोस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाएगा। अब इसमें देखो, एक हमने इसमें पढ़ा होगा चैप्टर में Na+Cl- एक ऐसा कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के ऊपर से हमने क्या करा? सोडियम का वेपर प्रवाहित करवाए। किसका वेपर? सोडियम का वाष्प। जब क्रिस्टल के ऊपर से सोडियम का वाष्प प्रवाहित करवाएंगे तो ये सोडियम किसमें टूटेगा? Na+ में टूटेगा। Na सोडियम किसमें टूटेगा? Na+ में टूटेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अब देखो, ये जो Na+ बना है इस क्रिस्टल से Cl- को लेके खींच के बाहर जाएगा। Cl- जैसे ही जाएगा तो ये Cl- अपने क्रिस्टल से निकलेगा तो ये जगह क्या हो जाएगा? खाली। और इस खाली जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यही सवाल कर रहा है कि रवा में जब कोई इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है, ये जो खाली स्थान था इस ऋणायन द्वारा पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष होगा? तो इस दोष को आप बोलोगे एफ केंद्र। क्या बोलोगे इसको? एफ केंद्र। और इसी को हम बोलेंगे एफ केंद्र। ये सारे चैप्टर में डिस्कशन करने को देखने को मिलेंगे, एफ केंद्र। अगला सवाल, निम्न में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? इससे पहले एग्जाम्पल कर चुके फेरोचुंबकीय। तो फेरोचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होंगे जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर अधिक रूप से आकर्षित होगा, प्रबल रूप से आकर्षित होगा। तो इसका सही आंसर होगा Fe3O4। सबसे अधिक फेरोचुंबकीय कौन फेरोचुंबकीय होगा? Fe3O4। बाकी O2 क्या होगा? अनुचुंबकीय। क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार के दोष होने से क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो दो प्रकार का हमने दोष पढ़ा था, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा था कि शॉर्टकी दोष में समान संख्या में क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन बाहर निकल रहे थे तो क्रिस्टल में दोष हो रहा था और उसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो रही थी, तो उसको हम शॉर्टकी दोष कहते थे। तो शॉर्टकी दोष, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो राइट आंसर इज द शॉर्टकी दोष, बी नंबर ऑप्शन, शॉर्टकी दोष। क्लियर। अगले सवाल पे आ जाओ। एक लोहा धातु है जो एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। क्लियर। एक धातु है जो लोहा का है, वो कैसा जालक बना रहा है? एफसीसी में क्रिस्टलीकृत हो रहा है तथा Fe में चतुष्फलकीय रिक्तियां उत्पन्न हो रही है। वो जो लोहा एफसीसी बना है तो उसी लोहे में एक रिक्तियां उत्पन्न हो रही है, उस रिक्तियां का नाम है चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां उत्पन्न होने से उसके अवयवों की संख्या क्या होगी?
जब चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी तो अवयवों की संख्या दुगनी हो जाती है। अगर एफसीसी की बात करो तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4, चतुष्फलकीय होने पर परमाणुओं की संख्या दुगनी यानी 8। तो राइट आंसर इज द बी नंबर ऑप्शन 8। अगला सवाल, एससीपी इकाई सेल का पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो एससीपी इकाई सेल का संकुलन क्षमता 74%, पैकिंग प्रभाज 74/100 यानी सी नंबर ऑप्शन 0.74। तो एससीपी का पैकिंग प्रभाज कितना? 74%, सॉरी संकुलन क्षमता 74% और पैकिंग प्रभाज 0.74। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। एफसीसी इकाई सेल का संकुलन क्षमता क्या होगा? तो एफसीसी इकाई सेल का संकुलन क्षमता कितना परसेंट? 74। एफसीसी का संकुलन क्षमता और एससीपी का संकुलन क्षमता दोनों का बराबर होता है, सिर्फ परमाणु संख्या में अंतर होता है। एससीपी का संकुलन क्षमता बराबर, मुक्त खाली स्थान बराबर, पैकिंग प्रभाज बराबर, कोऑर्डिनेशन संख्या बराबर, लेकिन अंतर क्या होगा? परमाणुओं की संख्या में। बस इतनी बातें याद रखो। एफसीसी इकाई सेल का संकुलन क्षमता 74%। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके पास पी टाइप अर्धचालक है और पी टाइप के अर्धचालक को अगर आपको बनाना है तो उसमें कौन सा पदार्थ को मिलाओगे कि पी टाइप अर्धचालक बनेगा? तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए क्या डालोगे? त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे डालोगे। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम या इंडियम। तो ये राइट आंसर इज द सी नंबर गैलियम। क्लियर? पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग कौन सा अवयव उसमें डालेंगे? गैलियम को डालेंगे। बात समझ में आई? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। पी टाइप अर्धचालक में उत्पन्न धनावेश की अधिकता को क्या कहा जाता है? अगर पी टाइप अर्धचालक है तो उसमें जो धनावेश अधिकता उत्पन्न होगा उसको आप क्या बोलोगे? तो पी टाइप अर्धचालक जब बनता था तो उसमें कोई त्रिसंयोजी तत्व आता था, सिलिकॉन बाहर जाता था, तो सिलिकॉन अपने साथ 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता था। जब त्रिसंयोजी आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके प्रवेश करेगा। 3 में से तीनों का बॉन्ड बन गया, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस क्रिस्टल में होल उत्पन्न हो जाता था और वो होल होता था पॉजिटिव और उसी होल को हम छिद्र के नाम से जानेंगे। तो पी टाइप अर्धचालक में उत्पन्न धनावेश की अधिकता को क्या बोलोगे? छिद्र के नाम से जानोगे, छिद्र बोलोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19। अगला सवाल लास्ट है। एन टाइप अर्धचालक बनाने में, जब आप एन टाइप अर्धचालक बनाओगे तो उस एन टाइप अर्धचालक बनाने में कौन सा अवयव को मिलाओगे? तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजी जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए पंच संयोजी फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और गैलियम और इंडियम। उल्टा हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ये होंगे वर्ग 15 के एलिमेंट जिसको आप एन टाइप बनाने के लिए मिलाओगे। तो एन टाइप बनाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आर्सेनिक ऑप्शन नंबर बी सत्य है। तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपन पंच संयोजी तत्व को मिलाएंगे और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपन त्रिसंयोजी तत्व को मिलाएंगे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कॉपी करो, नोट करो और बार बार डिस्कशन करो, मेरे साथ खुद को डिस्कस करो। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।